इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 6 नंबर के हिसाब से कहा जाता है और इसे कहा जाता है रिटन बिजनेस मैसेज। यानी ये चैप्टर जो है ये रिटन बिजनेस मैसेज का है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मैसेज को लिखा कैसे जाता है। इस मैसेज के हवाले से अगर आप देखते हैं तो दो हिस्से हैं इसके। एक तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग क्या है। तो पहला हिस्सा इसका ये है चैप्टर का, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि परसुएसिव मैसेज क्या होता है। अभी हम परसुएसिव मैसेज पे बात ही नहीं करते। सबसे पहले तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग क्या है। तो इसके लिए 3 टॉपिक कंसेक्यूटिव हम पढ़ेंगे, 4 टॉपिक कंसेक्यूटिव पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या नुमाया असूल हैं, वो क्या नुमाया प्रिंसिपल्स हैं जो कि लिखने के मामले में, राइटिंग के मामले में एक प्रोफेशनल को एक्सपर्ट बना देते हैं कि उसका लिखा मैसेज जो है वो दूसरों से मुनफरिद हो जाता है, मुमताज हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है, और उसको देखकर अंदाजा हो जाता है कि हाँ यार ये यकीनन किसी प्रोफेशनल आदमी ने लिखा है। इसके अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो तो है कीप इट सिंपल, नंबर 1। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है जितना सच बोलोगे उतना अच्छा है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, बी ओरिजिनल। और तीसरा असूल है कि हमेशा अच्छे अंदाज से बात करो, कोई जरूरत नहीं गुस्से वाली टोन रखने की। टोन होती है ना, म्यूजिक की टोन एक होती, तो टोन अच्छी होनी चाहिए। और चौथा असूल ये है कि जो भी काम करो उसको एक दफा रीड करके चेक कर लो, उसकी प्रूफ रीडिंग जरूर करो, उसकी प्रेजेंटेशन जरूर देखो। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल ये आसान सा असूल है, कीप इट सिंपल। लेकिन जब से आपका बैच शुरू हुआ है इसके साथ एक लफ्ज उन्होंने ऐड कर दिया है और वो है स्टूपिड। तो आप लोगों को मुखातिब करके वो कह रहे हैं कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। अच्छा, तो ये आपको कह रहे हैं। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है कि ये क्या हुआ था बेसिकली, ये असूल कहाँ से आया था। असल में ये असूल आया था कि 1960 में अमेरिकन नेवी के कुछ मामलात में कुछ मैनुअल डिजाइन किए गए। वो मैनुअल जो है वो राइटिंग में बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट इनक्रोनम और मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल अल्फाज पर मुश्तमिल थे। इस पर अमेरिकन नेवी के जो पर्सन्स थे और जो उनके सैलर्स थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक है, भाई काम करना है, आपने हमसे काम लेना है तो भैया आसान लिखो। तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम गैर जरूरी तौर पे कॉम्प्लेक्स वर्ड डाल के हमारी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हो, और उसके नतीजे से जो गलतियां होंगी वो अलहदा नुकसान करेंगी। तो नतीजा ये है कि मैनुअल बनाओ या कोई इंस्ट्रक्शंस दो तो बजाय इसके कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करो, आसान अल्फाज में बात करो। दूसरा असूल जो है वो ये है कि प्रिंसिपल हैज कीप बीन adopted in many other fields। अब वो ये है कि चूंकि वो तो नेवी थी, लेकिन नेवी का ये असूल इतना पॉपुलर हुआ और दुनिया ने इसे इतना पसंद किया कि ये बहुत सारी फील्ड में फिर ये असूल इस्तेमाल किया गया। बाकी फील्ड में तो हुआ ही, लेकिन हमारी फील्ड जिसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अंदर इसका नुमाया असूल को अडॉप्ट किए गए कि चीजों को आसान कहा जाए। मकसद तो किसी को बात बताना है, किसी को उलझाना नहीं है। लिहाजा एक कॉमन प्रैक्टिस जो है वो ये है कि हमें अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें से मुश्किल अल्फाज को निकाल देना चाहिए। अच्छा, इसका इतना असर पड़ा कि सन 1970 की दहाई से लेकर आज 2020 यानी कि 50 साल हो गए। इन 50 सालों में अमेरिकन बुक राइटर पॉपुलर हुए और वो ब्रिटिश राइटर से ज्यादा उनकी सेल हुई। उन्होंने एक असूल बनाया कि वो जो लिखते थे, जो किताब लिखते थे, वो लिखने के बाद एक टीम बनाते थे और उस टीम की जिम्मेदारी ये लगाते थे कि इसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं वो निकालें और उसकी जगह इक्वल एंड सिंपल वर्ड ऐड करें ढूंढ कर। नतीजा क्या हुआ कि अमेरिकन राइटर्स बिकम मोर पॉपुलर। लेकिन बहरहाल वो हमारा इशू नहीं है, मैंने तो वैसे एग्जांपल दे दी। पहला हमारा जो इशू यहाँ पे चल रहा है वो ये है कि हमने जो भी कम्युनिकेट करना है उसको सहल, आसान, फेमिलियर और सिंपल वर्ड में करना है, उसे मुश्किल नहीं होने देना। तो सबसे पहली बात तो ये। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये बात आपको समझ आई है, समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए,
मुझे अंदाजा हो जाएगा कि द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय अमेरिकन नेवी, तो अमेरिकन नेवी ने कौन सा प्रिंसिपल दिया हमें, शाबाश जी शाबाश बच्चों, तो अमेरिकन नेवी ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, तो शामी कह रहे हैं डी और जफर कह रहे हैं सी और बख्त ज़हरा कह रही हैं कि डी। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा बच्चे डी के हक में हैं, तो डी आंसर वैसे भी करेक्ट है कि देखिए कीप इट सिंपल स्टूपिड, कीप इट सिंपल स्टूपिड इसी से निकला है। और इसी तरह से इफ यू कैन नॉट, देखिए फिर एक बात कॉमन सेंस भी आ जाती है कि बी और सी ऑप्शन का कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ, कि अगर तुम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं ना कर पाए तो हम यही समझेंगे कि तुम्हें वो चीज फिर आती भी नहीं। तो ये भी इन्होंने एक असूल वाज़ेह किया। तो चलिए बात करते हैं अब दो चीजों के ऊपर। सबसे पहले जो बात करते हैं वो इस चीज के ऊपर करते हैं कि जनाब जो हमारा पहला असूल है वो ये है कि ये हम करेंगे कैसे, यानी हमने कह तो दिया कीप इट सिंपल, भी कीप इट सिंपल करने का भी तो कोई तरीका बताए ना। तो पहला तरीका क्या है कि हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को प्रेफर करेंगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद होता है, इन एक्शन होता है और पता लगता है ये काम किसने परफॉर्म किया। और दूसरी बात ये है कि हम डेफिनेट रहेंगे, डेफिनेट का मतलब है पता है कौन सा काम कैसे हुआ, कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जितना लिखेंगे जरा कॉन्साइज लिखेंगे, मुख्तसर लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं लंबी चौड़ी स्टोरियां डालने की। और हम छोटे पैराग्राफ लिखेंगे, लंबे पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है वो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर में शॉर्ट सेंटेंसेस पे बात हुई थी, तो पैराग्राफ के हवाले से एक असूल बताया गया था। क्या असूल बताया, क्यों चैप्टर 3 के बाद 6 शुरू कराया, तो अंदाजा हो गया होगा कि बीच में ब्रिज की भी जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चैप्टर है, कोई फर्क नहीं है दोनों। लिहाजा रिपीट भी हो गया, यानी चैप्टर 3 रिवाइज भी हो गया और साथ ही साथ वो सारी बातें यहाँ पे रिपीट भी हो गई और एक चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको साथ ही कवर कर लिया। अब एक असूल ये भी है कि हमने इसके अंदर से ना गैर जरूरी अल्फाज निकाल देने हैं ताकि हमारा मैटर और कॉन्साइज हो जाए, ठीक है ना, कॉन्क्रीट भी रहे, कॉन्साइज भी रहे, और हमने शॉर्ट वर्ड यूज करने हैं। अच्छा, अब जब आगे चलेंगे शॉर्ट वर्ड्स यूज करेंगे तो कुछ चीजें और हमें वैसे ही क्लियर होती जाएंगी जो वहां शायद इतनी अच्छी क्लियर ना हुई हो, अब जरूर हो जाएंगी। कि पहली बात यह है कि सेंटेंसेस हमने जो है ना वो एक्टिवाइज रखने हैं। दूसरी बात डेफिनेट बात करनी है, यानी कॉन्क्रीटनेस। दूसरी बात यह है राइट कॉन्साइजली, हमने कॉन्साइजली लिखना है, इसलिए शॉर्ट वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं। पैराग्राफ छोटे रखने हैं और वन आइडिया पर पैराग्राफ, और फिर शॉर्ट सेंटेंसेस 20 से 15 वर्ड्स का, और अननेसेसरी वर्ड्स को हमने निकाल देना है। तो ये इस तरह से हम जो है बड़ा बेहतरीन जो है राइटिंग कर सकेंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं ऐसी। तो हम यहाँ पे एक सवाल आपसे कर लेते हैं, सवाल बड़ा मिलता जुलता। सवाल ये है कि विच वन इज नॉट सुटेबल फॉर पर्पज ऑफ कीप योर बिजनेस मैसेज सिंपल। जो चीज तीन चीजें सही हैं, एक चीज गलत है, तो कौन सी तीन चीजें ठीक है और कौन सी मिसमैच कर रही है। तो यूज एक्टिव सेंटेंसेस वो तो है, राइट कॉन्साइजली भी ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ भी ठीक है। बी डुबियस, एंड ऑब्वियस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं, मैंने लिखा था डाउटफुल, तो डाउटफुल तो हमने करना ही नहीं, उससे तो काम खराब हो जाए, क्यों बच्चों। अच्छा, अब इनमें से एक एक असूल को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला असूल हमने वाज़ेह किया था कि एक्टिव सेंटेंसेस यूज करने। कहते हैं एक्टिव सेंटेंसेस तो ना थोड़े साउंड होते हैं और फ्रेंडलियर होते हैं पैसिव वॉइस की निस्बत, यानी ये इनके कहने का मतलब है कि थोड़े से पैसिव वॉइस जो है वो अनफेमिलियर और अनफ्रेंडली होते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस फेमिलियर और फ्रेंडली होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये क्लियर करते हैं कि कौन सा बंदा ये अमल कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, यानी हु इज गोइंग टू डू इट। तो पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और ये शॉर्ट होते हैं, पैसिव वॉइस थोड़े लंबे होते हैं, और पैसिव वॉइस कम अज कम 2 वर्ड या 3 वर्ड ज्यादा रिटेन करता है, कम अज कम, बाजुकात इससे ज्यादा करता है। When writing a business communication, identify passive voice sentences and change into active voice। जहां जहां तुम्हें passive voice नजर आए ना उसे active voice में चेंज कर दो, तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाए। उसका तरीकाकार क्या है, तरीकाकार उसका ये है कि जैसे ये देखिए
द रिपोर्ट वाज डिलीवर्ड, मिला है, ढूंढो, निकालो इसको, इसकी जगह क्या कर दो, रिपोर्ट क्या है, द रिपोर्ट अराइव्ड। ऑडिट फाइल आर रिव्यूड बाय पार्टनर, partner review audit files. Pricing is affected by competition. Competition affect pricing. So this is what the replacement, देखिए each and every replacement reduce the words. हर एक रिप्लेसमेंट ने वर्ड्स को पहले से रिड्यूस किया, फिक्रे को शॉर्ट किया और ज्यादा फ्रेंडलियर किया। अब जहां तक सवाल है ना कि बी डेफिनेट, तो डेफिनेट के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जहां कॉन्क्रीटनेस कंप्रोमाइज हो जाती है। आम तौर पे वो कहता है कि दो काम ना किया करो, वेरी और हाईली के वर्ड यूज ही ना किया करो, इसकी जगह कोई और ऐसा लफ्ज लाओ, जैसे वेरी एक्साइटिंग की जगह थ्रिलिंग, वेरी एक्यूरेट की जगह प्रिसाइज और वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट। तो तुम्हारा मसला वैसे ही हल हो जाएगा, दो लफ्ज की बजाय एक। और उसके अंदर जो एक चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखा है कभी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ये होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जी किसी बंदे ने तस्वीर बनाई, हम बड़े शौक से एग्जीबिशन देखने जाते हैं, पता लगता है जी ये तस्वीर बनी हुई है, एक बॉल है, उसके नीचे एक डंडी है, फिर आगे दो डंडियां बन जाती है, उसके बाद डंडी है, हमें लगता है कि यार इसने कोई करेक्टर बनाया है या इसने चिड़ियों को डराने का कोई बाबा बनाया है। पता लगता है जी ये कौन है, कहते हैं जी इसकी महबूबा है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, हो सकता है कोई बात समझ आती है, हो सकता है नहीं आती। तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन है। वेरी एक्साइटिंग, भाई कितना एक्साइटिंग है जी। अच्छा जी, वेरी एक्यूरेट, भाई कितना एक्यूरेट है जी। वेरी गुड, कितना गुड। तो बेहतरीन हल ये नहीं कि एब्स्ट्रैक्शन को या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट निकालो बीच में से, वेरी एक्साइटिंग की जगह थ्रिलिंग लेके आओ, बात क्लियर। वेरी एक्यूरेट की जगह प्रिसाइज लेके आओ और वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट लेके आओ, मसला हल। सिंपल कि जी ये बात हुई, ठीक है ना जी। तो ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतरीन रहता है बनिस्बत इसके, ठीक है जी। अच्छा, तो बेहतर ये होता है कि हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पे कहा यह जाता है कि आप फेयरली इस्तेमाल ना करें, आप पार्टली इस्तेमाल ना करें, मेनली, क्वाइट, अ बिट, नियरली, ऑल, नंबर ऑफ। इसकी जगह आप एग्जैक्ट चीजें लेकर आए, एग्जैक्ट वर्ड लेकर आए। ये आपने यू हैव टू सर्च इट इन द बुक एंड राइट डाउन कि इनके क्या रिप्लेसमेंट होते हैं। इट इज नाउ योर वर्क, ये आपने करना है। दूसरी चीज क्या है जी, दूसरी चीज ये है भाई कि ह्यूज रिस्पॉन्स। याद है मैंने पिछली बार जब कॉन्क्रीटनेस की बात की थी तो वहां पे भी आया था ह्यूज रिस्पॉन्स, तो मैंने वहां लिखा था 4000 रिप्लाईज। यानी एग्जैक्ट वर्ड दे दो ताकि तुम्हें डाउट ही ना रहे, है ना। तो बजाय इसके कि ह्यूज रिस्पॉन्स के दैट इज एग्जैक्ट रिप्लाईज। एज सुन एज की जगह 31 मार्च, समटाइम इन जुलाई की जगह ऑन 14 जुलाई, क्वाइट हैवी की जगह 38 kg। ठीक है, तो अब जरा देखिए कि वो जो कॉन्सेप्ट वहां पे आपने लिखा था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके मजीद वजाहत जो है उसकी आपको मिल रही है, कॉन्क्रीटनेस की, कॉन्साइजनेस की। तो लिहाजा इसको उसके साथ मिलाने का बड़ा फायदा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि भाई चलो इसी बात को रिप्लाई कर दो हमें, कि अगर लिखा हो कि इफ यू से ह्यूज रिस्पॉन्स इट इज नॉट सुटेबल, देन विच वन इज यू लाइक टू रिप्लेस, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस करोगे, बिग रिस्पॉन्स, तो फिर वही काम करेगा, ह्यूज रिस्पॉन्स तो वही है ही वही। तो क्या होना चाहिए, 4000 रिप्लाईज। तो इससे बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा बच्चों, तो अब जहां तक सवाल है हमारे इस मैटर का, तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे राइट कॉन्साइजली। अच्छा जी, कॉन्साइजली लिखने का भी तो कोई तरीका होता होगा ना, कि कैसे कॉन्साइजली। कॉन्साइजली का मतलब ये है कि लंबी लंबी ना छोड़ो, लंबे लंबे लफ्ज ना लाओ, लंबे लंबे वर्ड्स ना लिखो, लंबे सेंटेंसेस ना बनाओ, पैराग्राफ लंबे ना करो। लेकिन असूल इन्होंने भी बताया, वो कहते हैं जी पहली बात तो ये है कि आप जब भी लिखें, लेटर्स एंड मेमोस शुड बी नो मोर देन 1 पेज। कोशिश किया करें, शुड का मतलब है चला जाता है लेटर 2 पेज से ज्यादा, लेकिन होना नहीं चाहिए 1 पेज से ज्यादा का ना मेमो लिखो ना लेटर लिखो। दूसरी बात,
रिपोर्ट शुड बी नो लॉन्गर देन 2 पेज। रिपोर्ट कोशिश करो 2 पेज की हो, जाना होती तो लंबी है लेकिन 2 पेज तक कोशिश करो कि खत्म हो जाए। ले आउट योर मैसेज एज कॉन्साइजली एज पॉसिबल। मैसेज को बनाने से पहले उसका लेआउट बनाओ। जैसे आपने घर बनाना हो तो पहले लेआउट बनाते हैं कि अच्छा जी इस जगह एक रूम होगा, ठीक है जी, यहाँ पे जनाब किचन होगा, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे कॉरिडोर होगा, यहाँ पे ये होगा ये होगा। तो ये सारी बातें जब होती तो क्या होता है, मैं रिपीट करता हूँ कि 2 पेज से ज्यादा का जो है जी रिपोर्ट ना हो, होती तो ज्यादा है लेकिन चले 2 पेज से ज्यादा ना हो। मैसेज कॉन्साइज हो, ज्यादा लंबा मैसेज ना हो। अच्छा, पॉसिबल, अच्छा पहले लेआउट बना लो कि अच्छा जी यहाँ ये चीज लिखूंगा, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखूंगा ताकि वो गलती का एहतमाल ना रहे। और बुलेट पॉइंट्स यूज करो। बुलेट पॉइंट्स का फायदा ये होता है कि हर पॉइंट लिखने से पहले आपको याद रहता है कि मैं ये पॉइंट पे मैंने ये लिखा है, अब अगला पॉइंट मैं इसलिए लिखूंगा कि मेरी बात आगे चलनी चाहिए, नेक्स्ट मूव होनी चाहिए। अगला पॉइंट अगर मेरी बात को आगे नहीं चला रहा वो मैं हटा दूंगा, वो पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो मेरी बात को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, नेक्स्ट आगे लेके चल रहा है, तो वो तो मेरे लिए कारआमद है। तो एक तो ये फायदा। लेकिन रीडर को भी आसानी रहती है कि वो पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करता जाता है, यानी सिर्फ दो एक बंदे को फायदा नहीं है, दोनों को फायदा है कि जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात चलती चली जाती है। लेकिन कॉन्साइजनेस को जो है सिर्फ यहाँ तक इन्होंने नहीं रखा, इन्होंने एक दो चीजें और ऐड की कॉन्साइजनेस के अंदर। क्या ऐड की? इन्होंने कहा जी कॉन्साइजनेस के लिए जरूरी है कि हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस हो ना वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, यानी उसके अंदर लिखा हो क्या चीज, मेन पॉइंट। तो हम जब पेपर करीब आ जाते थे ना हमारे, तो मार्केटिंग या मैनेजमेंट का हमारा पेपर होता था एमबीए में, तो अक्सर हम ये कहते थे कि यार चूंकि सीए तो मैंने छोड़ दिया था कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, तो फिर मैंने कहा अच्छा यार चलो एमबीए कर लेते हैं साथ। तो एमबीए जो है जब मैंने शुरू किया तो वहां पे ये कहते थे कि जब टाइम थोड़ा होता था, जाहिर है मैं जॉब भी करता था, टाइम भी नहीं मिलता था पढ़ने का, तो फिर ज्यादातर ये होता था कि हम ये करते थे कि जहाँ बहुत ही कम टाइम होता था तो हर पैराग्राफ की पहली पहली एक एक दो दो लाइनें पढ़ लेते थे, उससे मेन आइडियाज आ जाते थे और पेपर हमारा हल हो जाता था। तो अमेरिकन राइटर की किताब को पढ़ने का ये बड़ा आसान तरीका है। अच्छा, और फिर बाकी का जो पैराग्राफ है वो उसी आइडिया को एक्सपेंड कर रहा होता है या उसको उसकी एग्जाम्पल दे रहा होता है या उसकी इलस्ट्रेशन दे रहा होता है। तो जो अगले पेपर आते हैं तो उसमें अक्सर बच्चे ये मार खा जाते हैं, वो क्या करते हैं जो किताब में लिखा था वो पेपर में लिखाते हैं, जबकि पेपर में वो कहता है ये क्या चीज है, तो वो पैराग्राफ की इलस्ट्रेशन भी डाल देते हैं, एग्जाम्पल भी डाल देते हैं, नतीजा ये पूरा पेपर ही हल नहीं होता। अच्छा, बहरहाल वो आगे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या मसला है। अब इसमें बात ये है कि मेन पॉइंट जो है पहले पैराग्राफ, पहली लाइन जो है पैराग्राफ की उसमें होता है, बाकी लाइंस उसकी उसी कॉन्सेप्ट को मजीद एलेबोरेट कर रही होती हैं, एग्जाम्पलीफाई कर रही होती हैं, इलस्ट्रेट कर रही होती हैं। और ईच पैराग्राफ शुड ओनली कंटेन वन आइडिया, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होना चाहिए। और जब आप यूज करते हैं ट्रांजिशन टू कनेक्ट तो आपके पैराग्राफ आपस में ऐसे कनेक्टेड होने चाहिए जैसे कोई स्टोरी है। तो इसको एक जंजीर से बांधना चाहिए कि पहला पैराग्राफ दूसरे से जुड़ा हो, दूसरा तीसरे से जुड़ा हो, तीसरा चौथे से जुड़ा हो। तो वो जंजीर क्या होती है? वो जंजीर होती है या चेन होती है जिसके अंदर पहले पैराग्राफ को फर्स्टली लिखा जाता है, फर्स्ट, और आखिरी पैराग्राफ को फाइनली लिखा जाता है। बीच में जो पैराग्राफ आते हैं उनके अंदर फिर सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली इस तरह